हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज आपके सामने जो मंथली करंट अफेयर हम दृष्टि आईएएस की मैगजीन लेके आ रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हुए हम जून महीने तक पहुंच आए हैं। यह हमारी जून महीने की मैगजीन है और यह यूपी की होने वाली किसी भी परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण मैगजीन है। इस मैगजीन से अगर यूपी का कोई भी एग्जाम हो रहा है तो बहुत संभावना है कि ज़्यादातर प्रश्न इससे फंसेंगे जो यूपी स्पेशल से पूछे जाएंगे। दृष्टि आईएएस के विषय में आप सभी जानते हैं, इस कोचिंग संस्थान के विषय में इसकी प्रामाणिकता के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। इससे संबंधित मैं प्रीवियस ईयर 2023 के जितनी भी करंट अफेयर हो चुके हैं उन सबको यहाँ करवा रहा हूँ और जो 2024 के हैं वो भी हर महीने की मैगजीन हमारे चैनल पे आपको मिलती जा रही है। तो चलिए जून महीने की करंट अफेयर्स प्रारंभ करते हैं। यहाँ जो भी उस महीने की महत्वपूर्ण खबर होगी उस पर ही केवल चर्चा करेंगे। सरकारी स्कूलों में युवा पर्यटन गतिविधियों हेतु दिए जाएंगे 10,000 रुपए। 30 मई 2023 को उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, प्र- प्रदेश के प्रत्येक जनपद में सरकारी इंटरमीडिएट स्कूलों, राजकीय डिग्री कॉलेज, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय स्कूल, श्रमिक स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय आदि में पर्यटन संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं की अगर बात करें जो परीक्षा में सीधे पॉइंट हिट कर सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी, मुख्य परीक्षा में भी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, नई पर्यटन नीति 2022 में युवाओं को पर्यटन से जोड़ने तथा उनके माध्यम से पर्यटन गतिविधियां संचालित करने के लिए यह रणनीति बनाई गई है। उन्होंने बताया किसी शैक्षणिक संस्थान को वर्ष में एक बार ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। एक मंडल में एक वर्ष में अधिकतम 10 ऐसे क्लबों को संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की संस्तुति पर यह धनराशि प्रदान की जाएगी। प्रदेश में युवा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, भारत स्काउट एंड गाइड्स, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल आदि संस्थाओं के सदस्यों के माध्यम से युवा पर्यटन क्लबों को गठित कर युवा पर्यटन गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। युवा पर्यटन क्लबों को उत्तरदायी पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है, जिसके तहत बच्चों और युवाओं में शुरू से ही पर्यटन और संस्कृति की समझ करने की योजना बनाई गई है। इस पहल से पर्यटन के माध्यम से युवाओं में प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता की समझ विकसित कर भारतीय संस्कृति और विरासत को जानने के प्रति जागरूक किया जाएगा। युवा क्लब विभिन्न जनपदों के शैक्षणिक संस्थानों में यात्रा और पर्यटन के महत्व को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एनजीईएल और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच एम एमओयू का स्वाक्षर किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 1 जून 2023 को भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और परियोजनाओं के विकास में सहयोग करने और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने के उद्देश्य से लखनऊ में एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सहमति पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? एमओयू पर एनजीईएल के सीईओ मोहित भार्गव और यूपीआरवी यूएनएल के निदेशक निधि कुमार नारंग ने प्रबंध निदेशक पी कुरु गुरु प्रसाद ने हस्ताक्षर किया। एमओयू के तहत दोनों संगठन रेहंद जलाशय, अन्य जल क्षेत्रों, किसी भी उपलब्ध खाली भूमि, अयोध्या शहर के सौर ऊर्जाकरण के लिए समर्पित सोलर पीवी प्रोजेक्ट, जहां कहीं भी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी वहां नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों और परियोजना के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। एनजीईएल और यूपीआरवीएनएल दोनों मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन दायित्व, उत्पादन में लचीलापन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण को साथ मिलाकर ताप जल विद्युत स्टेशनों की समय सारणी तैयार करने जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी बनाने पर काम करेंगे। ज्वाइंट वेंचर्स की बात हो रही। उल्लेखनीय है कि एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। इसके कुल स्थापित क्षमता संयुक्त उद्यमों, सहयोगी कंपनियों सहित करीब 72 गीगावाट है। नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार को बढ़ाने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बनाई गई। नवीकरणीय ऊर्जा पार्क हरित हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण तकनीक, 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली क्षेत्र में विकास कार्य सहित तमाम परियोजनाओं पर काम करेगी। विदित है कि यूपीआरवी यूएन का गठन उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन स्टेशनों को स्थापित करने, परिचालन करने के लिए किया गया। वर्तमान में यूपीआरवीयूएन के प्रदेश में 5,820 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले 4 ताप विद्युत स्टेशन हैं
और एक ताप विद्युत स्टेशन 1320 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एनटीपीसी के साथ संयुक्त उद्यम में है। यूपीआर वीयूएनएल अपने बल पर सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के साथ 3300 मेगावाट क्षमता और जुटाने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम के जरिए 1980 मेगावाट क्षमता जुटाने की तैयारी में है। वर्तमान में यूपीआर वीयूएनएल नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में भी ध्यान दे रहा है। नोएडा गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के 18 जिले बनेंगे सेफ सिटी। 1 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मेयर और अध्यक्षों की कार्यशाला में बताया कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए शहरों में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित कराने के लिए 17 नगर निगमों गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर समेत 18 शहरों को 6 महीने में सुरक्षित सिटी बनाएगी। इससे संबंधित प्रमुख बिंदु कौन से हैं, ध्यान देते हैं पे। इसके बाद 1 साल के भीतर प्रदेश के सभी 75 जिलों के एक एक निकाय को सेफ सिटी बनाया जाएगा। सेफ सिटी में सुविधाएं क्या क्या मिलने वाली हैं, किसे आप सेफ सिटी कहेंगे? सिटी बसों में कैमरे, पैनिक बटन लगेंगे। महिलाओं जैसे ही पैनिक बटन दबाएंगी तो कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना मिलेगी। प्रमुख चौराहों बाजारों में पिंक टॉयलेट बनेंगे। महिला पुलिसकर्मी पिंक स्कूटी से शहर में पेट्रोलिंग करेंगी। स्कूल कॉलेजों के पास ज्यादा सतर्कता होगी। पहले चरण के अंतर्गत गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, अयोध्या शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहरों में बेहतर सुविधा देने के लिए निकायों को प्रोत्साहन योजना शुरू करने का ऐलान भी किया। इसके लिए स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़कें, सेफ सिटी, आत्मनिर्भरता जैसे 5 मानक तय किए गए हैं। अपने जिले में प्रथम आने वाली नगर पंचायत को 1 करोड़, नगर पालिका को 2 करोड़, नगर निगम को 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। एंटी माइन इन्फेंट्री बूट, ये क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। एंटी माइन इन्फेंट्री बूट चर्चा में क्यों है? 1 जून 2023 को डीएमएसआरडीई रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के निदेशक डॉक्टर मयंक द्विवेदी ने बताया कि संस्थान के वैज्ञानिकों ने सेना की इन्फेंट्री बटालियन के लिए विशेष जूते तैयार किए जो माइंस फटने पर जवानों को सुरक्षित रखेंगे। इसके प्रमुख बिंदु: जूता, इस प्रकार जूता माइंस के प्रेशर का प्रभाव काफी कम कर देगा। इससे पैर पड़ने के बाद विस्फोट तो होगा पर बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। भारतीय सेना की इन्फेंट्री बटालियन की सबसे बड़ी चुनौती जवानों को माइंस से बचाना। अक्सर दुश्मनों को बिछाई माइंस फटने से जवानों के पैर गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। इसके लिए सेना के डीएमएसआरडीई के वैज्ञानिकों से मदद मांगी थी। करीब 2-3 साल चले शोध के बाद वैज्ञानिकों ने इसे बनाने में कामयाबी हासिल की है। एंटीमाइन इन्फेंट्री बूट कई प्रकार के हल्के सिरेमिक पोरस एरामिड के हाइब्रिड भाग को मिलाकर बनाया गया है। इसकी वजह से 3 किलोग्राम वजनी होने के बावजूद जूते से दबाव नहीं पड़ेगा। एंटीमाइन इन्फेंट्री बूट का कई बार परीक्षण किया गया है। M14 माइंस में परीक्षण के दौरान देखा गया कि इस जूते में 160 गुना से अधिक दबाव कम कर दिया। इससे माइंस में विस्फोट तो हुआ पर कोई नुकसान नहीं हुआ। इस प्रकार का देखिए बूटे रहेगा। वाराणसी वाराणसी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का समापन। 3 जून 2023 को भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का समापन हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को 26 स्वर्ण, 17 रजत, 26 कांस्य पदकों के साथ समग्र चैंपियन घोषित किया गया। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर 24 स्वर्ण, 27 रजत, 17 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर और जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक 16 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण 25 से 3 जून उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। ये प्रतियोगिताएं वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर में आयोजित की गई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 2022 में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक एथलीटों ने 12 प्रतियोगिता दिनों में 21 खेलों में स्पर्धा की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम जीतू रखा गया था, जो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु स्वैम्प डेयर बारहसिंघा का प्रतिनिधित्व करता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण वर्ष 2020 में ओडिशा में आयोजित हुआ था। दूसरा संस्करण वर्ष 2022 में बेंगलुरु में कर्नाटक में आयोजित किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में 2022 में स्थानांतरित पैटर्न रणनीति पाठ्यक्रम संग्रह FAQS राज्य विशिष्ट जानकारी है। वाराणसी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का समापन। 3 जून 2023 को आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का समापन हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के 26 स्वर्ण, 17 रजत, 26 कांस्य पदक, समग्र चैंपियन। ये रिपीट हो रहा है शायद प्रश्न। हाँ, ये जो है रिपीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना चर्चा में क्यों है? 2 जून 2023 को मीडिया से जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने पंचायती राज विभाग की प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत प्रदेश में बसे प्रदेश के निवासी अब पैतृक गांव में अपने परिजनों पुरखों की याद में सामुदायिक केंद्र, बारात घर ऐसे ही अन्य निर्माण करवा सकेंगे। उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण परिवेश से निकलकर देश विदेश, शहरों, राज्यों, विदेशों में निवासरत हैं और कार्यरत हैं। ऐसे में लोग उत्तर प्रदेश अपने पैतृक गांव के विकास में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, मगर पूर्व में कोई व्यवस्था न होने की वजह से वांछित सहयोग प्रदान नहीं कर पा रहे थे। योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति, निजी संस्था किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास, पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 के तहत अनुमन्य कार्य करवाना या करना चाहते हैं, कार्य की लागत का न्यूनतम 60% धनराशि दान स्वरूप वहन करने के इच्छुक हैं, तो राज्य सरकार शेष 40% राशि लागत लगाएगी। कार्य पूरा होने के बाद राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आकार, प्रकार, शिला पर सहयोग करने वाले व्यक्ति प्रस्ताव के अनुसार अथवा उक्त भवन अवस्थापना सुविधा के ऊपर लगवाया लगवाया जाएगा। इंडिया रैंकिंग 2023 शीर्ष विश्वविद्यालय रैंक में बीएचयू को मिला 5वां स्थान। 5 जून 2023 को शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर रंजन इंडिया ने इंडिया रैंकिंग 2023 जारी की, जिसमें शीर्ष विश्वविद्यालय रैंक में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 5वां स्थान, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 9वां स्थान मिला। इंडिया रैंकिंग 23 में शीर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला स्थान मिला, जबकि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला। वहीं इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को पहला, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दूसरा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को तीसरा स्थान मिला। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को 5वां, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 11वां स्थान मिला। शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग 2023 से वर्ष 15 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं की रैंकिंग संबंधी उद्देश्य के लिए तैयार किए गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क को लागू करती है। विदित है कि शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का मसौदा तैयार करने का सराहनीय कदम उठाया जाता है, जो विभिन्न श्रेणियों, विभिन्न देश क्षेत्रों में देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता उत्कृष्टता का आकलन करने के लिए बहुआयामी मापदंडों को परिभाषित करता है। उन्हें इन मापदंडों पर हासिल कुल अंक के आधार पर रैंक प्रदान करता है। शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि इंडिया रैंकिंग देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के विभिन्न श्रेणियों, विषयों के मामले में विभिन्न विश्वविद्यालयों की सापेक्ष स्थिति के आधार पर उनकी पहचान करने में छात्रों के लिए एक मूल्यवान उपकरण के तौर पर काम करती है। इस रैंकिंग ने विश्वविद्यालय को शिक्षण, अनुसंधान, संसाधनों, बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद की है। यह देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग लगातार 8वां संस्करण है। इंडिया रैंकिंग के 2023 के संस्करण में शामिल किए गए 3 विशिष्ट पहलू इस प्रकार हैं। कृषि एवं संबंध क्षेत्र के नाम एक नए विषय का समावेश, 2 अलग अलग एजेंसियों को एक जैसे आंकड़े प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थानों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से इंडिया रैंकिंग में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स द्वारा पूर्व में निष्पादित इनोवेशन रैंकिंग का एकीकरण, अर्बन और टाउन प्लानिंग में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों को शामिल करने हेतु वास्तुकला के दायरे का वास्तुकला एवं नियोजन तक विस्तार, नई श्रेणी, नवाचार, नए विषय, कृषि संबद्ध क्षेत्र और वास्तुकला से वास्तुकला और नियोजन के विस्तार के साथ इंडिया रैंकिंग का मौजूदा पोर्टफोलियो उन 13 श्रेणियों एवं विषयों तक बढ़ गया है, जिन्हें इंडिया रैंकिंग 2023 में रैंक प्रदान किया गया है। इंडिया रैंकिंग 16 के प्रथम वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों के साथ साथ 3 क्षेत्र विशिष्ट रैंकिंग यानी इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी संस्थानों के लिए रैंकिंग की घोषणा की थी। 8 वर्षों की अवधि में 4 नई श्रेणियां, 5 नए विषय जोड़े गए हैं, जो संपूर्ण सूची को 5 श्रेणियों यानी समग्र विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संस्थान, नवाचार, 8 विषयों यानी इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, वास्तुकला नियोजन, चिकित्सा विधि, दंत चिकित्सा, कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में वर्गीकृत करते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2015 में शुरू की गई राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेम रैंक की
रैंकिंग फ्रेमवर्क का उपयोग इस संस्करण के साथ साथ वर्ष 2016 से 2023 तक के लिए जारी इंडिया रैंकिंग के पिछले 7 संस्करणों में किया गया। एनआईआरएफ ने मानदंडों की 5 व्यापक श्रेणियां चिन्हित की गई। इंडिया रैंकिंग 2023 की मुख्य विशेषता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के समग्र श्रेणी में लगातार 5वें वर्ष यानी 2019 से 23 तक, इंजीनियरिंग श्रेणी में लगातार 8वें वर्ष यानी 2016 से 2023 तक अपना पहला स्थान बनाए रखा। समग्र श्रेणी के अंतर्गत 100 में से 44 CFTI, CFU, INI, 24 राज्य विश्वविद्यालय, 13 मानद विश्वविद्यालय, 18 निजी विश्वविद्यालय, 4 कृषि संबद्ध संस्थान, 3 प्रबंध संस्थान शामिल हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु लगातार 8वें वर्ष यानी 2016 से लेकर 2023 तक विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा। यह लगातार तीसरे वर्ष यानी 2021 से लेकर 2023 तक अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है। IIM अहमदाबाद लगातार चौथे वर्ष यानी 2020 से 23 तक प्रबंधन विषय में अपना पहला स्थान बनाए हुए है। इंडिया रैंकिंग के प्रबंधन के विषय में इसे 2016 से लेकर 2019 तक शीर्ष 2 में स्थान दिया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली लगातार छठे वर्ष यानी 2018 से 2023 तक चिकित्सा में शीर्ष स्थान पर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद पहली बार जामिया हमदर्द को दूसरे स्थान पर धकेलते हुए फार्मेसी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आया है। जामिया हमदर्द को लगातार 4 वर्षों में 2019 से 2022 तक पहले स्थान पर रखा गया था। मिरांडा हाउस ने लगातार 7वें वर्ष यानी 2017 से 23 तक कॉलेजों की श्रेणी में पहला स्थान बनाए रखा। IIT रुड़की लगातार तीसरे वर्ष यानी 2021 से लेकर 2023 तक वास्तुकला आर्किटेक्चर में विषय में पहले स्थान पर है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी बंगलुरु ने लगातार छठे वर्ष यानी 2018 से 23 तक विधि श्रेणी में अपना पहला स्थान बनाए रखा। कॉलेजों की रैंकिंग में पहले 10 कॉलेजों में से दिल्ली के 5 कॉलेजों ने अपना दबदबा बनाए रखा। द सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज ने लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली कृषि संबंध क्षेत्र श्रेणी में शीर्ष पर रहा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर नवाचार श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा। मिशन नंद बाबा 6 जून 2023 को मीडिया में जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने, दूध की बिक्री गांव में ही सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में पशुधन दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने मिशन नंद बाबा लोगों का अनावरण किया। मिशन नंद बाबा के तहत उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास होगा। इसके लिए राज्य सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन अगले 5 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। मिशन के तहत गांव में दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को उनके गांव में ही दूध की बिक्री की सुविधा मुहैया कराएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का व्यापार आय का एक अतिरिक्त साधन है। मिशन के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 जिलों में 5 डेयरी किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना है। महिलाओं की भूमिका इसमें अहम होगी। मिशन के तहत किसानों को उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायों की खरीद में अनुदान के लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गायों के लिए चारा, पशु आहार बनाने वालों को भी अनुदान दिया जाएगा। मिशन नंद बाबा काम ठीक से चले, इसके लिए प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव, जनपद स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में समितियां बनाई गई। मिशन के जरिए पूरे प्रदेश में गाय पालन करने वालों का डेटाबेस भी बनाएगी। पशुधन दुग्ध विकास के अपर सचिव रजनीश दुबे ने कहा कि प्रदेश में डेयरी सेक्टर के अंदर नए नए उद्योगों की निवेश की अपार संभावना है। सरकार ने उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 बनाई। इस नीति का तालमेल मिशन नंद बाबा से बैठाया जाएगा। मिशन दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में 25% से अधिक की वार्षिक वृद्धि लाने में सहायक होगा। उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरी पर खुलेगा सैनिक स्कूल, रक्षा मंत्रालय ने दी सहमति। 5 जून 2023 की मीडिया के जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरी पर PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर सैनिक स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने 4 वर्ष पूर्व हर मंडल में एक सैनिक स्कूल खोलने के लिए रक्षा मंत्रालय का अनुरोध पत्र भेजा, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने सहमति दे दी है। सैनिक स्कूल सोसाइटी की ओर से राज्य सरकार को मिले पत्र के आधार पर शासन ने प्रदेश के उन सभी 16 जिलाधिकारियों को पत्र भेजा जहां नए सैनिक स्कूल खोले जाने हैं। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से संबंधित जिलों के डीएम को भेजे गए पत्र में कहा गया कि अपने जिलों में उपयुक्त राज्य की सहायता प्राप्त इच्छुक निजी और अथवा एनजीओ की ओर से संचालित विद्यालयों को सैनिक स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ये सभी स्कूल पीपीपी के आधार पर आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बस्ती, बरेली, मुरादाबाद, बांदा, झांसी, देवी पाटन, अयोध्या, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी में खोले जाएंगे। देश में रक्षा मंत्रालय के 25 सैनिक स्कूल हैं, जबकि प्रदेश में रक्षा मंत्रालय की ओर से 3 सैनिक स्कूलों का संचालन
किया जा रहा है। अमेठी, झांसी, मैनपुरी में। गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल बनाने के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार की ओर से किया गया। लखनऊ में यूपी सैनिक स्कूल संचालन किया जा रहा है, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर योगी कैबिनेट का फैसला। आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में कैबिनेट के फैसला लिया गया कि राज्य में स्टाम्प चोरी रोकने के लिए खून के रिश्ते वाले ही मुख्तारनामे यानी पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्य किया जाएगा। पहले पावर ऑफ अटॉर्नी देने में महज 50 रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब उसे रजिस्ट्री की तरह स्टाम्प ड्यूटी देना होगा, यानी जैसे प्रॉपर्टी होगी वैसे ही रजिस्ट्री की फीस चुकानी होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्तारनामे के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी को अपनी तरफ से या अपने काम के लिए अधिकृत कर सकता है। रजिस्ट्री अधिनियम 1908 में दी गई व्यवस्था के आधार पर मुख्तारनामे का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद भी सामान्य जन में इसे पंजीकृत कराने की प्रवृत्ति है। हर साल इसके आधार पर पंजीकरण संख्या में बढ़ोतरी हो रही। पिछले सालों 5 सालों में प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में पंजीकृत मुख्तारनामे के आधार पर रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या 1,02,486 है। राज्य सरकार ने स्टाम्प चोरी रोकने के लिए खून के रिश्ते वाले मुख्तारनामे को ही मान्य करने का फैसला किया। इसके अलावा मुख्तारनामे पर रजिस्ट्री कराने वालों को पूरा स्टाम्प शुल्क देना होगा। खून के रिश्ते वालों का 5,000 रुपए के स्टाम्प पर पंजीकरण कराया जा सकेगा। खून के रिश्ते वालों में पिता, माता, पति, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, दादा, दामाद, भाई, बहन, पौत्री, नाते नातिन आएंगे। चंद्रावती में गंगा तट पर बनेगा पक्का घाट। 7 जून 2023 को जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय की ओर से स्वीकृत परियोजना के तहत राज्य के वाराणसी में जैन तीर्थंकर चंद्र महाप्रभु की जन्मस्थली चंद्रावती को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा। यहाँ गंगा तट पक्के घाट निर्माण होगा। यहाँ पर्यटन की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए शासन ने 20 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। साथ ही पहली किस्त के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जारी की गई। जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभु महाप्रभु की जन्मस्थली चंद्रावती जैन अनुयायी के लिए पवित्र स्थल है। गंगा तट पर स्थित होने के कारण यह पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लंबे समय से इस तीर्थ में पक्के घाट के निर्माण की मांग की जा रही थी। चंद्रावती में पक्के घाट के निर्माण के साथ गंगा किनारे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश की सिटी बसों में यात्रियों को मिलेगी 10% छूट। उत्तर प्रदेश नगर निगम मुख्य सचिव अमृत अभिजात की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि प्रबंधन समिति की बैठक में बताया गया कि राज्य में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ईटीएम आपूर्तिकर्ता और एचडीएफसी द्वारा क्रियान्वित होने वाले नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के से किराए के भुगतान पर बसों के किराए में 10% छूट मिलेगी। इसी की तरह विभिन्न वाहनों के लिए लागू किए गए किराए एकरूपता लाने के लिए नगरीय बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकट पर 1 रुपये प्रति यात्री की समान दर से अधिभार लगाने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके जरिए मौजूदा किराए को पूर्णांक में कर दिया गया। बैठक में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड के माध्यम से 1525 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों को जीसीसी मोड पर संचालित करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। बसों में जीपीएस पैनिक बटन सीट को रिजर्व किया जाएगा। प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अनफिट, बिना परमिट, अवैध, ओवरलोड, जर्जर, डग्गामार बसों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। तेज गति से वाहनों के संचालन व ओवरलोडिंग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन के तहत क्रय की गई वर्तमान में संचालित 664 बसें सीएनजी डीजल लखनऊ शहर में आवंटित 40 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के लिए वेतन, ईंधन, मोटर पार्क व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 9,953.39 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। अन्य खर्चों को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2023-24 की कुल धनराशि 25,890.81 लाख रुपए का अनुमोदन किया गया। इसी प्रकार 300 इलेक्ट्रिक बसों को जीसीसी मोड पर संचालित करने के लिए अभी तक कोई बजट नहीं है। इन बसों के संचालन पर संभावित 21.20 करोड़ वार्षिक, नवीन मेंटेनेंस डिपो के लिए 65 करोड़ रुपए व्यय भार को अनुमोदित किया। प्रतापगढ़ देवरिया में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। 12 जून 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रतापगढ़ क्षेत्र में 2200 करोड़ रुपए की 5 और देवरिया में 6,215 करोड़ रुपए की 5 एनएच परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री गडकरी ने बताया कि 1290 करोड़ की लागत से प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर तक बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 330 के 43 किलोमीटर के चौड़ीकरण से अयोध्या होते प्रयागराज से प्रतापगढ़ जाने में लगने वाले समय में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि राज्य प्रतापगढ़ में 309 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित 14 किलोमीटर बाईपास का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 27 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट, बस शेल्टर आदि के लिए सड़क सुरक्षा कार्य किया जाएगा। प्रतापगढ़ मुसाफिर खाना खंड के निर्माण में सीमेंट प्लांट, गैस प्लांट, बॉटलिंग प्लांट, डेयरी मिल्क फैक्ट्री उद्योगों के विकास को गति मिलेगी। इन सभी परियोजनाओं के उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। देवरिया में 1750 करोड़ रुपए की लागत से 22 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का निर्माण अगस्त 2023 में सौंपा जाएगा। परियोजनाओं में देवरिया गोरखपुर के पिछड़े क्षेत्रों को लाभ मिलेगा, बिहार के साथ संपर्क भी बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश में बनेंगे सुपर स्टेट हाईवे। उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया, प्रदेश में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सुपर स्टेट हाईवे बनाए जाएंगे। इसके लिए यूपी पीडब्ल्यूडी और एनएचआई के बीच शीघ्र ही एमओयू किए जाने की तैयारी है। जितेंद्र प्रसाद ने बताया, वर्तमान में नई सड़कों के नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाने से रोक है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ निर्देशानुसार एसएसएच विकसित करने का फैसला लिया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी सहमति मिल चुकी है। ये परियोजनाएं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मदद से निर्मित की जाएंगी। ट्रैफिक को देखते हुए इनकी कुल चौड़ाई 4 से 6 लेन होगी। सुपर स्टेट हाईवे पर भी टोल भी लिया जाएगा। इससे होने वाली आय का एक हिस्सा ग्रामीण मार्गों के विकास पर खर्च होगा, यानी इस योजना के लागू होने पर ग्रामीण सड़कों के लिए भी पर्याप्त राशि उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना में पहले चरण में 1000 से 1500 किलोमीटर स्टेट हाईवे भी शामिल किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष निर्देश दिए गए हैं, वे उन स्टेट हाईवे को चिन्हित करें जिन्हें एसएसएच का दर्जा दिया जा सकता है। ट्रैफिक के लिहाज से इन सड़कों को 2 श्रेणियों में बांटा जाएगा, जहां पीसीयू पैसेंजर कार यूनिट 20 से 30,000 के बीच हैं और दो जहां पीसीयू 30,000 से ज्यादा है। राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराने के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग, सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने की जिम्मेदारी उठाएगी। वहीं एनएचआई इन्हें हैम हाइब्रिड एन्युटी मॉडल ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मोड में निर्माण का इंतजाम करेगा। हैम मोड में कुल लागत 40% एनएचआई देता है, जबकि ईपीसी में पूरी लागत एनएचआई ही देता है। निर्माण के बाद 25 साल तक यह सड़क एनएचआई के पास ही रहेगी। उसके बाद इसे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हैंडओवर कर दिया जाएगा। शुरुआती 25 साल एनएचआई टोल वसूलेगा। एमओयू के अनुसार जरूरी सेवा वित्तीय चार्ज काटने के बाद जो राशि बचेगी उसे यूपीपीडब्ल्यू के खाते में जमा किया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल केवल राज्य की ग्रामीण सड़कों के विकास पर हो सकेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में पीडब्ल्यूडी का 2,76,042 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क है। इसमें 10,901 किलोमीटर स्टेट हाईवे, 6,749 किलोमीटर प्रमुख जिला मार्ग, 54,244 किलोमीटर अन्य जिला मार्ग, 2,04,148 किलोमीटर ग्रामीण मार्ग हैं। एचएचएस व्यवस्था लागू होने से पीडब्ल्यूडी अपने संसाधनों में 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण मार्गों के लिए आवश्यक बजट का काफी हिस्से का इंतजाम कर सकेगी। अलीगढ़ से पलवल तक बनेगी ग्रीनफील्ड हाईवे। 14 जून 2023 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना निदेशक पीके कौशिक ने बताया, उत्तर प्रदेश की ताला तलीम की नगरी अलीगढ़ को हरियाणा एनसीआर से जोड़ने वाले अलीगढ़ पलवल हाईवे पर वाहनों का भार कम करने के साथ ही लोगों की सुविधा के लिए ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। एनएचआई स्तर पर हाईवे की डीपीआर तैयार करने की शुरुआत की गई है। अलीगढ़ पलवल हाईवे का निर्माण पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड से कराया गया था। यह मार्ग 552 करोड़ रुपए की लागत से बना है। करीब 67 किलोमीटर लंबी इस हाईवे निर्माण में करीब 5 वर्ष का समय लगा था। मार्च 2022 को पीडब्ल्यूडी ने हाईवे निर्माण का कार्य एनएचआई को सौंप दिया था। अब एनएचआई हाईवे की देखरेख, मरम्मत आदि का कार्य कर रहा है। अलीगढ़ पलवल हाईवे 3 राज्यों को आपस में जोड़ता है। इस हाईवे से दिल्ली एनसीआर के लिए भी उत्तर प्रदेश की सीमा जुड़ती है, साथ ही हरियाणा की भी सीमा जुड़ती है। इस हाईवे को तैयार करने का प्रस्ताव एनएचआई ने वर्तमान में पीटीए मार्ग पर वाहनों की प्रतिदिन संख्या व भविष्य में इसे 6 लेन में बाधाएं आने की आशंका को देखते हुए किया है। वर्तमान में खैर जट्टारी में बाईपास नहीं बनने से दोनों कस्बों में रोजाना घंटों लंबा जाम लगता है। 4 लेन पीटीए मार्ग का रफ्तार भरने वाले वाहन इन दिन दोनों कस्बों में थम जाते हैं। दोनों कस्बों में करीब 10-10 किलोमीटर लंबा बाईपास का निर्माण होना है। साथ ही पीटीए मार्ग में बराबर एनएचआई ने अलीगढ़ से पलवल तक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का प्रस्ताव तैयार किया। यह हाईवे 6 लेन होगा। एनएचआई द्वारा पीटीए मार्ग का ट्रैफिक सर्वे पूरा कराया जा चुका है, जिसमें 25,000 वाहन प्रतिदिन गुजरने की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जो कि 4 लेन पर गुजरने वाले वाहनों की संख्या से ज्यादा है। पीटीए हाईवे दोनों तरफ के बसावट अधिक होने की वजह से मार्ग को 6 लेन में तब्दील करने के लिए आसान नहीं है। इसके अलावा लैंड की उपलब्धता न होने की भी बड़ी वजह है, जिसके चलते ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश में खुलेगा पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट।
मीडिया में जानकारी मिली कि प्रदेश सरकार पहला हेरिटेज पार्क रेल कोच रेस्टोरेंट आगरा में खुलने वाला है। राज्य में आगरा कैंट स्टेशन रोड स्थित पार्क और रेस्टोरेंट में आगरा के लोगों को रेलवे हेरिटेज में जानकारी के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा। जुलाई माह में शुरू होने जा रहे पार्क रेस्टोरेंट का काम तेजी से चल रहा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड ईदगाह बस स्टैंड वाले चौराहे पर रेलवे की खाली जमीन पर उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट हेरिटेज पार्क आकार लेने वाला है। बीते वर्ष रेलवे ने 2000 वर्ग मीटर जमीन पर रेल कोच रेस्टोरेंट बनाने का फैसला किया। रेस्टोरेंट सार हेरिटेज पार्क बनाने का फैसला बाद में लिया गया। रेल कोच रेस्टोरेंट के लिए रेल पटरी बिछाकर उस पर एक ट्रेन कोच खड़ा किया गया है। कोच का डिजाइन करने वाले चेतन अग्रवाल ने बताया ट्रेन कोच को हेरिटेज और महाराजा ट्रेन जैसा लुक दिया जा रहा। इसमें एंटिक लाइट लगाई जा रही, हेरिटेज और अमेरिकन टाइल लगाई जा रही। कोच रेस्टोरेंट का प्लेटफॉर्म रेड स्टोन में बनाया जा रहा। रेल कोच रेस्टोरेंट में करीब 72 लोग साथ बैठने की व्यवस्था होगी। 36 कोच के अंदर और अंदर तो 36 लोग बाहर प्लेटफॉर्म पर बैठकर लजीज व्यंजन का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा हेरिटेज पार्क में करीब 10 दुकानें होंगी। यहाँ पर भी खाने पीने का सामान मिल सकेगा। हेरिटेज पार्क में सबसे पहले कोच रेस्टोरेंट शुरू होगा। टूरिस्ट गाइड कियोस्क भी होगा। टूरिस्ट को ट्रेनों के बारे में जानकारी, ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा, बच्चों के लिए पार्क भी बनेगा। आगरा रेल मंडल के पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया रेलवे ने जमीन को 5 साल के लीज पर दिया है। इसमें रेलवे को 80 लाख का राजस्व मिलेगा। हेरिटेज पार्क बनाने, कोच रेस्टोरेंट चलाने का टेंडर हिल्टन ग्रुप ने लिया। रेलवे हिल्टन ग्रुप के बीच 5 साल तक हेरिटेज पार्क के रखरखाव, रेल कोच रेस्टोरेंट संचालित करने का करार हुआ। पीआरओ ने बताया रेल हेरिटेज पार्क में कोच रेस्टोरेंट के साथ रेल म्यूजियम भी बनाया जाएगा। इसमें रेलवे के पुराने सिग्नल और बॉक्स टिकट, अन्य सामानों का रखा जाएगा। इसमें विजिटर्स को रेलवे के इतिहास की जानकारी मिल सकेगी। प्रदेश में खुलेगी ओपन जेल, चर्चा में क्यों है देखते हैं इसको। 15 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि जेलों में सुधार गृह के रूप में स्थापित किया जाएगा जेलों को, यानी कि वे जेल नहीं बल्कि सुधार गृह होंगे। उन्होंने ओपन जेल की स्थापना के लिए विधिवत प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपन जेल की स्थापना उपयोगी हो सकती है। वर्तमान में लखनऊ में एक सेमी ओपन जेल संचालित है। ओपन जेल की स्थापना के लिए विधिवत प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने जेलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर कड़ी सजा का नियम बनाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कुख्यात आतंकियों, शातिर अपराधियों की गहन निगरानी के लिए हाई सिक्योरिटी बैरक बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा प्रदेश में नए प्रिजन एक्ट तैयार करके लागू किए जाएं। वर्तमान में जेल अधिनियम 1894 और कैदी अधिनियम 1900 आजादी से पूर्व के जो नियम हैं वे प्रचलन में है। भविष्य के दृष्टिगत नया अधिनियम लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हाल ही में मॉडल प्रिजन अधिनियम 2023 तैयार किया। यह कैदियों के सुधार और पुनर्वास की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। इसके अनुरूप प्रदेश का नया प्रिजन एक्ट तैयार किया जाए। कैबिनेट ने विगत दिनों में नई जेल मैनुअल को अनुमोदित किया। कैदियों की सुरक्षा मूल्यांकन, शिकायत निवारण, कारागार विकास बोर्ड, कैदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव, महिला कैदियों, ट्रांसजेंडर आदि के लिए अलग आवास का प्रावधान जैसी व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने कहा कि जेल में अच्छे आचरण को प्रोत्साहन करने के लिए कैदियों को कानूनी सहायता, पेरोल, समय से पहले रिहाई का मिलना चाहिए। नए एक्ट में इसका प्रावधान हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंदियों में प्रवेश एवं निकास ई प्रिजन के माध्यम से कराए जा रहे हैं। प्रिजनर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, ई अभिरक्षा प्रमाण पत्र, पुलिस इंटेलिजेंस सिस्टम भी लागू है। जेलों में 4200 से अधिक सीसीटीवी लगे हैं जिनकी निगरानी मुख्यालय में स्थापित वीडियो वॉल से की जाती है। उन्होंने कहा कि ड्रोन कैमरों को वीडियो वॉल से एग्रीगेट कर मॉनिटरिंग की जाए। गीता प्रेस गोरखपुर के वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 18 जून 2023 को पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार द्वारा की गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 की गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। मोदी जी की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस गोरखपुर का चयन किया है। यह गीता प्रेस गोरखपुर की को अहिंसक अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा। वर्ष 1923 में स्थापित गीता प्रेस विश्व में सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। इसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिसमें 16.21 करोड़ श्रीमद् भागवत गीता पुस्तकें शामिल हैं। इस संस्था ने राजस्व सृजन के लिए कभी भी अपने प्रकाशनों हेतु विज्ञापन नहीं लिए। गीता प्रेस अपने संबद्ध संगठनों के साथ जीवन के उत्तरोत्तर विकास, सर्वजन कल्याण के लिए प्रयासरत है। मोदी जी ने कहा कि गीता प्रेस को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना संस्थान द्वारा सामुदायिक सेवा के लिए किए गए कार्यों की
सराहना करना है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान के लिए गीता प्रेस के महत्वपूर्ण और अद्वितीय योगदान को मान्यता देता है, जो सच्चे अर्थों में गांधीवादी जीवन शैली का प्रतीक है। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। वर्ष 1995 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग के भेदभाव के बगैर सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पत्रिका और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला हथकरघा विशिष्ट कृति प्रदान की जाती है। पूर्व पुरस्कार विजेताओं में इसरो, रामकृष्ण मिशन, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, अक्षय पात्र बेंगलुरु, एकल अभियान ट्रस्ट भारत, सुलभ इंटरनेशनल नई दिल्ली जैसे संगठन शामिल हैं। इस पुरस्कार प्राप्त करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर नेल्सन मंडेला, तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जूलियस नेरेरे, श्रीलंका के सर्वोदय श्रमदान आंदोलन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर ए.टी. अरियारत्ने, जर्मनी संघीय गणराज्य के डॉक्टर गिरहार्ड फिशर, बाबा आमटे, आयरलैंड के डॉक्टर जॉन ह्यूम, चेकोस्लोवाकिया के पूर्व राष्ट्रपति वाकलेव हवेल, दक्षिण अफ्रीका के आर्क बिशप डेसमंड टुटू टुटू, चंडी प्रसाद भट्ट और जापान के योही सासाकोवा शामिल हैं। हाल के वर्षों में 2019 में ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद और 2020 में बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में बनेगी टेस्टिंग लैब। 19 जून 23 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में हुई राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की बैठक में राज्य के कृषि विश्वविद्यालय में टेस्टिंग लैब बनाने के निर्देश दिए, जिनमें जैविक प्राकृतिक उत्पादों का सत्यापन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। प्रयोगशाला में कम से कम 3 हेक्टेयर के विशाल परिसर में स्थापित हो। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था मंडी परिषद द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में कृषि और प्रौद्योगिकी विद्यालय बांदा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी तथा 37 अन्य महाविद्यालयों को भी शामिल किया जाएगा। राज्य में जैविक प्राकृतिक उत्पादों में आउटलेट वर्तमान में मंडल मुख्यालय स्थापित है। इन्हें जिला मुख्यालय तक विस्तार देने की आवश्यकता है। मंडी समितियों में आउटलेट खोले जाएंगे। जैविक और प्राकृतिक बाजार लगवाए जाएंगे। राज्य के किसानों के जैविक प्राकृतिक उत्पादों के सत्यापन, ब्रांडिंग के लिए लैब टेस्टिंग आवश्यक है। यद्यपि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लखनऊ, मेरठ, बनारस, झांसी में भी प्रयोगशालाएं संचालित है, लेकिन प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में कोई लैब संचालित नहीं है। ऐसे में मंडी परिषद द्वारा प्रदेश के सभी 4 कृषि विश्वविद्यालय में टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार नए हाटपैठ किसान मंडियों का निर्माण कराया जाना चाहिए तथा पटरी व्यवसायियों को यहां समायोजित किया जाना चाहिए। मंडी परिषद की सहायता से कृषि विश्वविद्यालय में छात्रावासों का निर्माण कार्य कृषि मंत्री द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। यहाँ पे जो पटरी व्यवसायी की बात की जा रही है, रेहड़ी वालों की जा रही है, जो सड़क के किनारे लगे हुए होते हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा, कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित। 21 जून 2023 को प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा, यमुना समेत प्रदेश की कई नदियों की रिपोर्ट जारी की। बताया कि प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि औद्योगिक नगरी कानपुर के डाउनस्ट्रीम जाना गांव के पास गंगा की बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे कहा जाता है 4.60 मिलीग्राम प्रति लीटर है। यही गंगा में टोटल कोलीफॉर्म 20,000 और फीकल कोलीफॉर्म 17,000 पाया गया। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में गंगा का बीओडी अधिकतम 2.90 मिलीग्राम प्रति लीटर मिला, जिसे संतोषजनक माना जा सकता है। रिपोर्ट में गंगा में मिलने वाले वरुणा नदी का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बताया गया। वाराणसी में गंगा में मिलने से पहले वरुणा का बीओडी 12.40 मिलीग्राम प्रति लीटर मिला। बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वरुणा का पानी जलीय जीवों के लिए काफी खतरनाक हो गया। गंगा में मिलने से पहले वरुणा का डिजॉल्व ऑक्सीजन 3.30 मिलीग्राम प्रति लीटर है। यमुना आगरा से हमीरपुर तक बहुत प्रदूषित है। इटावा में यमुना का बीओडी 16.80 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जबकि डीओ 5.8 मिलीग्राम प्रति लीटर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहने वाली काली नदी का पानी बेहद खतरनाक पाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में बुलंदशहर में हिंडन नदी का बीओडी 54 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया गया। नदी में डीओ शून्य मिलने से जलीय जीवों में जिंदा रहने की कोई संभावना नहीं है। मुजफ्फरपुर में नदी का यही हाल है। प्रदूषण के मामले में सबसे अधिक बदनाम हिंडन नदी, सहारनपुर से नोएडा तक 40 से अधिक प्रदूषित है।
सीतापुर से बाराबंकी तक गोमती नदी का भी जल लगभग यही हाल है। उन्नाव और जौनपुर में सई का प्रदूषण सामान्य से अधिक पाया गया। नदियों के पानी में प्रदूषण का मानक यहाँ पे दिया जा रहा है, देखिए प्रदूषण और मात्रा। बीओडी 3 मिलीग्राम प्रति लीटर अधिकतम, डीओ 5 मिलीग्राम प्रति लीटर न्यूनतम। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी आर के सिंह ने बताया, नदियों को महीने भर जांच के बाद मुख्यालय रिपोर्ट जारी करता है। उत्तर प्रदेश सरकार में लागू की एल एडीसीए प्रणाली। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रदेश की जनता को फ्री कानूनी सहायता देने, छोटे छोटे विवादों को समझौते के आधार पर निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत 2 वर्ष के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली को लागू किया। एल एल एडीसीएस प्रणाली में चीफ डिप्टी असिस्टेंट काउंसिल की सेवाओं के माध्यम से आम जन को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। आपराधिक मामलों सार्वजनिक रक्षा प्रणाली की तर्ज पर आम जन को कानूनी सहायता प्रदान की जा सकेगी। एलएडीसीएस को लागू करने का उद्देश्य समाज के कमजोर और निर्बल वर्गों को प्रभावी कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए न्यायालय आधारित कानूनी सेवाओं को मजबूत करना। यह पात्र व्यक्तियों को आपराधिक मामलों में गुणात्मक सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा। किसी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे अवैध व्यापार से पीड़ित इसका सीधा लाभ ले सकेगा। इसका लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य उठा सकेंगे। एलएडीसीएस का लाभ होने के लिए पात्रता प्रदेश की पीड़ित महिलाओं, बेटियों, बच्चों, दृष्टिहीनता, कुष्ठ रोग, बहरेपन, दिमागी की कमजोरी, निरोग्यता से ग्रस्त व्यक्ति, खानाबदोश व्यक्ति, सामूहिक आपदा, जाति हिंसा, वर्गीय अत्याचार, बाढ़, अकाल, भूकंप, औद्योगिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति। उसके अलावा ये वर्ग भी शामिल किए जाएंगे। शक्ति दीदी अभियान 22 जून 23 को गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति के तहत शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत की गई। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी लाने के उद्देश्य से शक्ति दीदी अभियान शुरू किया गया। हाई राइज सोसाइटी में रहने वाली महिलाएं कई बार प्रदेश सरकार की योजना से वंचित रह जाती हैं। महिलाओं को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ भी महिलाओं को शक्ति दीदी के तहत दिलाया जाएगा। मिशन शक्ति के तहत शक्ति दीदी अभियान शुरू किया गया, जिसमें शहर, गांव, सोसाइटी सभी वर्ग की महिलाओं को जोड़ा जाएगा। C3I ने आईआईटी कानपुर से किया समझौता। C3I क्या है? मीडिया से जानकारी मिली कि प्रदेश सरकार ने कानपुर स्थित आईआईटी में की हाईटेक साइबर सुरक्षा लैब C3I हब ने तेलंगाना पुलिस से साइबर अपराध वाले अपराधियों को पकड़ने से लेकर उसे सजा दिलाने तक में मदद करने का समझौता किया है। कानपुर स्थित आईआईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐसा टूल बनाया है जो न सिर्फ अपराधियों को पकड़ने का जरिया बनेगा, बल्कि उन्हें दोषी ठहराने तक में पुलिस का मार्गदर्शन करेगा। सबसे पहले इस तकनीक का लाभ तेलंगाना को मिलेगा। आईआईटी देश भर को साइबर अटैक से सुरक्षित रखने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक लगातार नई तकनीक पर आधारित सिस्टम टूल विकसित कर रहे हैं। C3I हब के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल की देखरेख में तेलंगाना पुलिस ने के लिए विशेष एआई आधारित सिस्टम टूल विकसित किए गए। इस सिस्टम के पास साइबर अपराधियों के सभी पैटर्न का डेटाबेस है, जिसके आधार पर ऑटोमेटिक अपराध को अलग अलग वर्ग में बांट देगा। साथ ही अगर इस तरह का अपराध पूर्व में हुआ है तो उसकी पूरी जानकारी अपराध करने वाले अपराधी की पूरी डिटेल बता देगा। इससे पुलिस को पूछताछ छानबीन में आसानी होगी, साथ ही पुलिस को आवश्यक सुझाव भी देगा। यह सिस्टम वर्तमान अपराध पुराने रिकॉर्ड के आधार पर पूरा एनालिसिस कर रिपोर्ट देगा। टूल्स की मदद से साइबर अपराध को काफी हद तक रोका जा सकेगा। जल्द ही अन्य प्रदेशों के साथ भी इस तकनीक को साझा किया जाएगा। ऐसे होते हैं साइबर क्राइम। सोशल मीडिया हैक कर आपत्तिजनक मैसेज वगैरह भेजना, बैंक खाता हैक कर रकम निकाल लेना। इतने एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। ये नीचे और एग्जाम्पल दिए गए हैं, और ये आप सब सावधान अगर नहीं रहेंगे तो आपके साथ भी ये चीजें हो सकती हैं, और बाद में इसका हल निकलने में काफी समय लगता है। अब ये मत सोचिए कि इस तरह की तकनीक आ गई तो बस हो गया, अब तो सब ठीक हो गया। इसमें भी बहुत ज्यादा लोचा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के 5 युवा कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार। मीडिया की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ने 5 युवा कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। कवि राजधानी लखनऊ के व्यंग्यकार कवि पंकज प्रसून, युवा कवियत्री निशा सिंह, प्रयागराज के डॉक्टर प्रभांशु कुमार, फिरोजाबाद के कृष्ण कुमार कनक, बहराइच के वेद मित्र शुक्ला शामिल हैं। इन सभी कवियों को उनकी रचनाओं के लिए 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे विख्यात कवि गीतकार पद्मभूषण गोपाल दास नीरज की शैली समझने में आसान उच्च गुणवत्ता वाली रही। उन्होंने एस डी बर्मन द्वारा कंपोज किए गए राज कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना जैसे नायकों पर फिल्माए गए कई सदाबहार गीत लिखे हैं। जन समाज की दृष्टि में वे मानव प्रेम के अन्यतम गायक थे। उन्होंने अपनी मर्मस्पी काव्यानुभूति सरल भाषा द्वारा हिंदी कविता को नया मोड़ दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वर्ष 2018 में गोपाल दास नीरज के निधन पर उनकी स्मृति में हर 5 वर्ष 5 नवोदित कवियों को 1-1 लाख पुरस्कार देने की घोषणा की थी। गोपाल दास नीरज
के लिए चयनित कवि, उनकी विशेषताएं यहाँ पर दी जा रही हैं, आप देख सकते हैं। ये उनकी तस्वीरें भी दी गई हैं जिनको चुना गया है इसके लिए। प्रदेश में जल परिवहन और पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए सोलर बोर्ड का होगा संचालन। 27 जून 23 को उत्तर प्रदेश नवीन नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण तथा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड के बीच सौर ऊर्जा संचालित नौकाओं के संचालन के लिए करार किया गया। प्रदेश जल परिवहन पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए नदियों, सरोवरों, झीलों में सौर ऊर्जा चालित नौकाओं सोलर बोर्ड का संचालन किया जाएगा। विभिन्न नगर निगमों में 17 स्थलों पर स्थित नदियों, सरोवरों में सोलर बोर्ड संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में अयोध्या, काशी, मथुरा सहित 5 धार्मिक स्थलों पर चलेंगे। इसकी शुरुआत अयोध्या से होगी। इस तरह प्रयोग करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य हो जाएगा। धर्मनगरी अयोध्या सरयू नदी में अत्याधुनिक 30 सोलर बोट का संचालन शुरू किया जाएगा। बोट से श्रद्धालु सरयू नदी का दर्शन पूजन कर सकेंगे। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जल पर्यटन करीब 1 करोड़ रुपए की लागत वाली इस बोट पर एक साथ 12 से 15 लोग बैठ सकेंगे। अयोध्या के बाद काशी, मथुरा, प्रयागराज, गढ़मुक्तेश्वर में सोलर बोट की शुरू की जाएगी। इसके बाद अगले साल चित्रकूट, आगरा, गोरखपुर, जौनपुर सहित अन्य नदी किनारे शहरों में सुविधा दी जाएगी। प्रारंभ में यूपी नेडा द्वारा सोलर बोट को आपूर्तिकर्ता फर्म के माध्यम से 6 महीने के लिए प्रयोग के तौर पर संचालित कराया जाएगा। इसके बाद पर्यटन विकास निगम द्वारा निजी उद्यमियों के अनुभवी संस्था का चयन करते हुए सोलर बोट का नियमित संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इनको हमें सारे को नहीं देखना है, कुछ को देख लेना है जो महत्वपूर्ण है। जैसे छोटे शहरों में निजी क्षेत्र के सहयोग से छोटी छोटी कॉलोनियां बनाई जाएंगी। 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव। महात्मा बुद्ध कृषि एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर का प्रस्ताव। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट को प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग राज्य विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव। कुलपति जगत गुरु भद्राचार्य आजीवन कुलाधिपति रहेंगे। उनके बाद राज्यपाल कुलाधिपति होंगे। 6 जनपदों में वायबिलिटी कैप फंड के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं प्रस्ताव। उसके अलावा आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पढ़ लीजिए, इसमें और कुछ खास नहीं है। खासकर आगरा मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा ये नॉर्मल है। मथुरा चीनी मिल का पुनः चलाए जाने का प्रस्ताव। आगरा और मथुरा नॉर्मल मत कहिए इसे, आप इसे जो है ट्रिपल स्टार ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी विवादों में रहने वाले हैं मथुरा खासकर, और आगरा के बारे में नहीं कह सकता, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। IMS-BHU ने तैयार किया हर्बल एंटीबायोटिक। मीडिया की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश बनारस स्थित बीएचयू के आईएमएस ने आयुर्वेद संकाय ने गंभीर संक्रमण से रक्षा के लिए बेअसर रही एंटीबायोटिक के स्थान पर हर्बल एंटीबायोटिक तैयार किया। बीएचयू आयुर्वेद संकाय के रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना विभाग में प्रोफेसर आनंद चौधरी के साथ डॉक्टर प्रिया मोहन के नेतृत्व में पूरी टीम ने हर्बल एंटीबायोटिक तैयार की। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के लैब में जीवाणु पर इसका ट्रायल किया जा चुका। ग्राम नेगेटिव जीवाणु पर यह ज्यादा असरदार रहा। इसके 2 चरणों का भी ट्रायल बाकी है। कामयाबी मिलती है तो पूरी दुनिया के लिए हर्बल एंटीबायोटिक संजीवनी साबित होगी। बेच्चू के माइक्रोबायोलॉजी के लैब में 2 तरह के जीवाणु को इसमें लिया गया, ग्राम पॉजिटिव मोटी कोशिका और ग्राम नेगेटिव पतली कोशिका। इसका अलग अलग असर देखा गया। वैज्ञानिकों ने पाया ग्राम नेगेटिव पर ज्यादा असर हुआ। दरअसल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंटीबॉडी के प्रति अधिक प्रतिरोधी है। हर्बल औषधियों के लिए इस पर असर होने से बड़ी उम्मीद जगी है। विदित है कि चांदी के सिलोरेक को एंटीबायोटिक माना जाता है। हर्बल एंटीबायोटिक में चांदी के भस्म के अलावा नीम, वट, गिलोय, कृष्ण तुलसी है। आनंद चौधरी ने बताया कि अभी इसमें 2 चरण में काम किया जाएगा। 1 साल में इसको फाइनल टच दिया जा सकेगा। इसके बाद पेटेंट के लिए पेटेंट फैसिलिटी सेंटर को भेजा जाएगा। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि सांस नली से जुड़े इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम, गले में खराश, साइनस, निमोनिया, साथ ही कान, छाती के दर्द समस्या लोग खुद से इलाज शुरू कर देते हैं। लोग मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक गोलियां लेकर निगल लेते हैं। वे यह नहीं जानते कि उनकी तबीयत वायरस की वजह से खराब हुई है, जो अपना समय लेकर ही ठीक होगी। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स खाने पर यह दवा जहर का काम करती है। शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने वाले गुड बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देते हैं। इससे खतरनाक बैक्टीरिया को शरीर पर हावी होने का मौका मिल जाता है। साथ ही बैड बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स से बचने के लिए तैयार हो जाता है, फिर उस पर दवाओं का असर नहीं होता। आईएमएस बीएचयू के मेडिसिन विभाग प्रोफेसर धीरज किशोर के अनुसार बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक 2 शब्दों एंटी और बायोस से मिलकर बना, जिसका अर्थ है एंटी लाइफ। ये दवाएं बैक्टीरिया को नष्ट कर उन्हें रोकने से बढ़ती हैं, लेकिन हर बीमारी की वजह बैक्टीरिया नहीं होती। ऐसे लोग बीमार होने पर खुद से दवा लेते हैं। ग्रामीण इलाके में झोला छाप भी वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दे देते हैं, जो पूरी तरह गलत है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और है, देखिए। मेडिकल जर्नल द लेसेंट के अनुसार 2019 में एंटीबायोटिक का असर कम होने से दुनिया में 12.70 लाख मौतें हुई हैं।
और डब्ल्यूएचओ के अनुसार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वैश्विक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, विकास के लिए सबसे बड़े खतरों में एक है। इसके अलावा निमोनिया, टीबी, सल्मोनेलोसिस जैसे संक्रमण की बढ़ती संख्या का इलाज करना कठिन हो जा रहा है, क्योंकि उनके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक कम प्रभावी है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं इसके बारे में जो जानकारी है, ज़्यादातर लोग जानते हैं लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं होता। अब आप इसका परिणाम यहाँ देख सकते हैं। बरेली में बनेगा कुत्तों पर शोध करने वाला देश का पहला कैनाइन सेंटर। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के बरेली में आईवीआरआई में कुत्तों के व्यवहार और उनसे संबंधित विभिन्न बीमारियों का अध्ययन करने के लिए जल्द ही देश का पहला कैनाइन सेंटर बनाया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली में इस एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर कैनाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। बरेली सहित विभिन्न हिस्सों अक्सर कुत्तों को काटने की खबर आती है। जाने अनजाने में कई बार पालतू कुत्ते अपने मालिक पर ही आक्रामक हो जाते हैं। कुत्तों पर शोध केंद्र की आवश्यकता महसूस हुई, जिनसे व्यवहार बीमारियों पर शोध किया जा सके। बरेली में एक डीपीआर बनाकर आईसीएआर दिल्ली को भेजा, जिसे मंजूरी मिली गई। अगले 2 महीने में आईवीआरआई बरेली में एक प्रोजेक्ट भवन निर्माण और अन्य कार्य शुरू हो जाएंगे। बरेली के रेफल पॉली क्लिनिक में प्रभारी डॉक्टर अमरपाल ने बताया, कैनाइन सेंटर में कुत्तों की आंतरिक बाह्य संरचना पर विस्तृत शोध किया जाएगा। साथ ही कुत्तों में कैंसर जैसी बीमारी पर भी शोध होगा। कैनाइन सेंटर में सिटी स्कैन, एमआरआई, ट्यूमर, रेडियोथेरेपी, हाई टेक पैथोलॉजी सुविधाएं होंगी। सेंटर का मुख्य केंद्र आईवीआरआई होगा। इसमें 3 सब सेंटर भी बनाए जाएंगे। आईवीआरआई बरेली के डायरेक्टर डॉक्टर त्रिवेणी दत्त ने बताया, सेंटर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। यहाँ कुत्तों के ब्रीड से लेकर उनकी बीमारियों, वैक्सीन आदि पर भी काम होगा। प्रदेश के 2 स्टार्टअप यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग 2022 में विजेता बने। 27 जून 23 को एडटेक और जैव विविधता पर काम करने वाले उत्तर प्रदेश के 2 स्टार्टअप को यूथ लैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग इंडिया के 5वें संस्करण में विजेता घोषित किया गया। कृषि एडटेक, महिलाओं की आजीविका, चक्रीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, जैव विविधता में काम करने वाले 9 भारतीय राज्यों के 12 शीर्ष स्टार्टअप को यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग इंडिया के 5वें संस्करण में विजेता घोषित किया गया। जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित फिनटेक समाधान विकसित करना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अमन कुमार के स्टार्टअप नट्टी विलेज मूंगफली में जैविक मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए फार्म का प्रबंधन को विजेता घोषित किया गया। इसी तरह विषय वस्तु लाइफ के लिए व्यवहारिक सुझाव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के संदीप कुमार ने स्टार्टअप डिजी स्वास्थ्य ग्रामीण भारत के लिए टेलीमेडिसिन को विजेता घोषित किया गया। प्रत्येक विषयगत क्षेत्र के विजेताओं को $5000 का सीड ग्रांट प्राप्त हुआ, जबकि उप विजेता को $3000 प्राप्त हुए। यह वित्त पोषण विजेताओं को उनके विचार को मूर्त उत्पादों सेवाओं में ढालने में मदद करेगा। विदित यूथ को लैब इंडिया 2022-23 में 6 विषयगत क्षेत्रों, युवाओं के लिए डिजिटल वित्तीय साक्षरता, जेंडर समानता, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित फिनटेक समाधान विकसित करता है। वित्त में प्रौद्योगिकियों के समाधान के माध्यम से जैव विविधता के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना, अपसाइक्लिंग, नवोन्मेषण के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाना, लाइफ के लिए व्यवहारिक सुझाव पर ध्यान केंद्रित करना। यूथ लैब को 2019 नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में भारत में लॉन्च किया गया। वर्ष 2022-23 के संस्करण में देश भर में 28 राज्यों में 378 आवेदन प्राप्त हुए। यह स्टार्टअप के बारे में दिया जा रहा डिटेल है, जो आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे आप ध्यान रखिए, क्योंकि यह मुख्य परीक्षा के जो भी आजकल इनोवेशन स्टार्टअप से प्रश्न बन रहे हैं, उनमें इन तथ्यों को अगर आप डालते हैं, तो आपका जो आंसर होता है, वो बिल्कुल अप टू डेट रहता है। साथ ही साथ बाकी लोगों से भी आप इसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, चाहे आप वीडियो पॉज़ कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसे आराम से रोक कर वीडियो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह मई का करंट अफ़ेयर समाप्त हुआ। आई थिंक जून का करंट अफ़ेयर यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने जुलाई और क्रमशः जब तक हमारी वीडियो 2024 की नहीं शुरू हुई है, तब तक हम इसे कंप्लीट कराएँगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएँ।